सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन टॉक 225वें स्थिति टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस स्थिति टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान अश्विन जी, जो कि अहमदाबाद से है। वह आप मैनेजर है बिग फोर फर्म कंपनी में, और along with that he is the friend of Dr. Danish ji and working together जियो रिसर्च बेस साइंस एंड वेरी नॉन सेक्टेरियन असांप्रदायिक आपका रिसर्च वर्क पर्वतिथि एवं जैन पंचांग, और ये कनेक्टिंग टू द एस्ट्रो साइंस। आपने पिछले 4-5 सालों से पर्वतिथि पे रिसर्च कर रहे, इसका विज्ञान, इसका खगोल विज्ञान, और अनेक आचार्य भगवंत, सभी संप्रदाय के मुनि भगवंत एवं अनेक वैज्ञानिक जैन सनातन सभी पंचांगकर्ताओं के साथ आपने जुड़े हैं, और ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करके इन रिसर्च जो इतने वर्षों के रिसर्च है आज हमारे साथ इस टॉक में प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके इस अद्भुत विज्ञान को बताने वाले अश्विन जी का आर्टिकल, जो कि जन्मभूमि पंचांग में तिथि के ऊपर प्रस्तुत भी है। तो अश्विन जी, आप हमें आज सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, तारों की टिमटिमाहट और ग्रहों की ऊर्जा हमें बताने वाले हैं। आप इन दिव्य तत्वों के रहस्यों को उजागर करेंगे और महावीर के इस महाविज्ञान को खगोल विज्ञान के माध्यम से आज प्रस्तुत करेंगे। तो आइए, आज इस जैन पर्व यानी पर्व तिथि पे ये जो टॉक है 225वां, हमारे साथ जुड़िए, इस ज्ञान की यात्रा में निकले और इन ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को आज हम सब समझने का प्रयास करेंगे। अश्विन जी, मैं इस जैन टॉक के द जैन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे निवेदन है, आज का यह टॉक प्रारंभ करते हैं। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी और आपके टीम को, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया है ये प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा तो इजी रहेगा सबको समझाने के लिए। और तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय है जैन धर्म का, जो है तिथि संबंधी। अब हमारे जितने विषय हैं वो सब थियोरिटिकल है, और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें उस पर गहरा विश्वास होता है। पर एक अनोखा विषय है जिसे हम वास्तविक आकाश से समझ सकते हैं, और उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय काफी टाइम से सब अपने अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी है, खास करके यंग जनरेशन को। तो आज हम लोग सब कुछ तो कवर नहीं करेंगे, बट उसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है तिथि का, वो हम जरूर कवर करेंगे उसी के लिए। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, खगोल और ज्योतिष। तो आज प्रेजेंट में दोनों टर्म्स को कॉमनली यूज किया जाता है। मतलब ज्योतिष को भी खगोल बोल दिया जाता है, यानी एस्ट्रोलॉजी जो है उसको खगोल भी बोल दिया जाता है, और खगोल को भी ज्योतिष समझा दिया जाता है। बट ये दोनों विषय अलग अलग है। अब इसको समझाने का इम्पोर्टेंस ये है कि ज्योतिष जो है वो होता है फलित, प्रिडिक्शन करना, जन्म कुंडली बनाना और भविष्य के बारे में बताना। बट जो खगोल है वो है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर काफी सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो डिपेंडेंट है खगोल पे, और खगोल का जो संबंध है वो है वास्तविक आकाश से, यानी स्काई से। तो प्रत्यक्ष आकाश में हमें जो दिखता है वो खगोल के अंदर होता है, और जो खगोल में होता है उसके बेसिस पे ज्योतिष, यानी जो ज्योतिषी होते हैं वो अपना प्रिडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों डिफरेंशिएशन जो है वो क्लैरिफाई कर लेना है हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हुए हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है खगोल पे, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। अब एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या क्या कवर होता है? तो एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जिसके अंदर हमारा सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर, तिथि, पक्ष, अधिक मास, शही मास, इसमें से कई सारे नाम शायद हम लोगों ने सिर्फ सुने होंगे, हमको मीनिंग नहीं पता होंगे। बट ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे भारतीय पद्धति के, हमारे भारतीय संस्कृति के। तो जो भारत के अंदर कैलेंडर बनता है उसका नाम है पंचांग, जो 5 अंगों से बनता है। उसमें सर्व मुख्य जो अंग है वो तिथि है। और एक अद्भुत ये चीज है हमारे पंचांगों की, कि पंचांग जो पेपर में है वो आपको वास्तविक आकाश की स्थिति बता देते हैं।
पर हम लोग बाकी किसी भी कैलेंडर को देखेंगे जो पाश्चात्य संस्कृति से है या वेस्टर्न संस्कृति से बिलोंग करता है, उसके अंदर हमको कभी भी प्रत्यक्ष आसमान की जो स्थिति है वो समझ नहीं आती है। उससे हमें केवल ये आभास होता है कि आज सूर्य की अपेक्षा से कौन सा दिन है। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है तिथि। अब तिथि को समझना इतना आवश्यक क्यों है? अब हम जब खगोल के अंदर एक और स्टेप जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारी जितनी आराधना है, हमारा प्रतिगमन है, हमारी रात्रि भोजन है, हमारी नवकारसी है, तो हम नवकारसी को देखते हैं कि सूर्योदय से 48 मिनट पर नवकारसी आनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद किसी को भी रात्रि भोजन करना है तो वो खा नहीं सकते हैं। एवं जितनी हमारी तिथि की आराधना है, जैसे श्री भगवती सूत्र आदि के अंदर बताया गया है कि श्रावक श्राविका आदि को अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अमावस्या पर विशेष आराधना करनी चाहिए, पोषत करना चाहिए, महीने के 6 पोषत करने चाहिए। तो ये सब जितनी चीजें हो रही है, उसका सीधा रिलेशन है तिथि के साथ। अभी प्रहर का भी सीधा जो रिलेशन है वो है पूरे दिन की गणना के साथ। जैसे एक दिन जो हम लेते हैं 24 घंटे, उसमें 30 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त। अब 30 मुहूर्त जो है वो 30 मुहूर्त को आगे प्रहर में डिवाइड कर देते हैं और प्रहर के हिसाब से कई सारी गणनाएं चलती है। अब इसमें सबसे मुख्य जो है हमारा ये है कि भगवान आज से 527 ईसा पूर्व 527 में जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उसके आसपास ये सब आगम की जो लेख है वो सब उस समय से उपलब्ध है। और भगवान ने ये फरमाया कि 5वें आर्य के जो 21,000 वर्ष है तब तक जिन शासन चलने वाला है। ठीक है। अब सबसे मुख्य प्रश्न आज आता है कि जैन आधारित पंचांग लुप्त हो गया है। ये एक कॉमन मान्यता है कि जैन आधारित पंचांग लुप्त हो गया है। पर वास्तव में ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या हो सकता है, क्योंकि आप समझेंगे तो आज से लगभग 2500 वर्ष हो गए भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को, परंतु आज तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि जब पूरा जो जैन धर्म है, जहाँ पे साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई भी लुप्त, सारे लुप्त हो गए हों और कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा हो, ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं। और जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो दैनिक क्रिया है उसका सीधा संबंध खगोल से है। मतलब सूर्य उदय से लेके प्रहर एवं दिन की गणना एवं रात्रि की गणना, ये सब कुछ हमारा प्रत्यक्ष आकाश से आधारित है। तो ऐसा कोई कहे कि जैन आगम पद्धति पंचांग जो था वो लुप्त हो गया है, अभी हमें नहीं मिलता है, तो वास्तव में एक प्रश्न है। हमारा इसी प्रश्न को लेकर ये स्टडी रहा है और एक रिसर्च रहा है कि हम इसको बताएं कि ऐसा नहीं है कि हमारा पंचांग लुप्त हो गया है और हमने कुछ और अडॉप्ट कर लिया है। हमारे पास सारी पद्धति है, हमारे पास सारे प्रिंसिपल्स है, और वो कैसे हैं वो भी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। अब ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पिछले जो 2500 वर्ष की मैं जब बात कर रहा हूँ हिस्ट्री की, उसके अंदर कई सारे शास्त्र लिखे गए। तो केवल जैन धर्म से भी नहीं, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से कई सारे शास्त्र लिखे गए। पर ये एक उदाहरण है जो वेदांग ज्योतिष है, हिंदू में काफी मान्य है और काफी प्राचीन एक शास्त्र है। उस समय के जो टीकाकार थे श्याम शास्त्री जी, वो सूर्य प्रज्ञप्ति को नमस्कार करके उसकी माला को मस्तक पर धारण करके सज्जनों के हेतु के लिए वो वेदांग ज्योतिष की रचना करते हैं। मतलब इतना सम्मान और गौरव हमारे शास्त्रों का था और आज भी है। आज भी कई सारी जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया के बाहर, वो आते हैं, स्टडी करते हैं, उसके अंदर के रहस्य को निकालते हैं और आगे कई रिसर्च में यूज करते हैं। अभी मुख्य जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तिथि। तो एक प्रश्न सभी श्रावक श्राविकाओं के मन में आता है कि अगर भगवान के द्वारा जो प्रवृत्त आगम के पाठ है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो हमारे संघ में मतांतर क्यों है? आज जब हम अलग अलग जितनी संप्रदाय है, जितनी परंपरा है, उसका स्टडी करते हैं, तो कई सारे अलग अलग रूल्स निकल के आते हैं, कई सारे नियम हैं। सबका आराधना पत्रक जो बनता है, तिथि पत्रक कहे या आराधना पत्रक कहे, उन सब में भिन्नता है। उन सब में भिन्नता का कारण क्या? क्योंकि जितने पाठ बने अभी तक वो सब समान है, सबके लगभग समान है। कुछ कुछ मतांतर कुछ कुछ में है, बट जो तिथि संबंधी पाठ है उसके अंदर कोई ज्यादा मतांतर नहीं है। तो ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है सबके उसमें। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में समझेंगे, फिर हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है तिथि का उसमें जाएंगे। इसको समझना क्यों आवश्यक है ये, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं आज तक की, तो 527 ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ।
तो यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने सिर्फ एक सोलार ईयर लिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो सोलार ईयर अभी आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इतना है 365.24, इसीलिए हर 4 वर्ष में लीप ईयर आता है। बट भगवान के टाइम पर जो आगम में वैल्यू दी है वो दी है 366। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आकाश है वो आकाश सभी धर्मों के लिए एक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैन धर्म अगर कुछ लिखता है तो वो अपने हिसाब से आकाश का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, या हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या अन्य कोई भी धर्म अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश सबके लिए एक जैसा है। तो यहाँ पर जब चाणक्य हुए लगभग भगवान के 200 वर्ष के पश्चात, 300 ईसा पूर्व में, तब चाणक्य ने जो गणना करी उसके हिसाब से भी सूर्य का जो वर्ष था वो पूरा 366 था। मतलब आज सूर्य उदय से 366वें दिन का जो सूर्य उदय है, वहां तक का जो वहां तक के जो दिन है वो एक सूर्य के साल में गिने जाते थे। जब पूर्व 100 के अंदर जब सूर्य सिद्धांत की रचना हुई, जो आज एक मुख्य ग्रंथ है, आज के लगभग सभी पंचांगकर्ता उसका उपयोग करते हैं पंचांग बनाने के लिए, उसमें जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो है सोलर ईयर की 365.258। अब ये जो वैल्यूज आ रही है सारी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वैल्यू सोलार की आप देख रहे हो चेंज होती जा रही है। तो आज दो तरह के मत चल रहे हैं, या दो तरह की धारणाएं चल रही है। एक धारणा ये कहती है कि भगवान ने जो अपने केवल ज्ञान में देखा कि 366 का सूर्य वर्ष होता है वो सही है, और जो हम वर्तमान में आज देखते रहे हैं कि 365.24 समथिंग, और ये वैल्यू हर साल चेंज हो रही है, ये हम लोग गलत देख रहे हैं। अब जो दूसरी धारणा है वो ये है कि भगवान ने जो बताया वो स्थूल बताया, स्थूल का अर्थ है एक एवरेज, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई, और हम लोग जो आज देख रहे हैं वो एक्यूरेट देख रहे हैं। अब ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण काफी सारे मतांतर हो रहे हैं। अब इसमें अगर हम बीच का जो टाइम है, मतलब ईसा पूर्व से लेके जो 2025 वर्तमान का, उसके अंदर काफी सारे एस्ट्रोनॉमर्स हुए, जैसे आर्यभट्ट, वरामिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, सब ने अपनी अपनी गणना करी और अपना अपना जो वैल्यू था सोलार ईयर का वो प्रेजेंट किया। अब इसमें जो थर्ड डायमेंशन है और वो काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो ये समझना है कि हर समय पर जो जो भी एस्ट्रोनॉमर्स हुए, ये जैसे भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जब ये बताया कि सोलार ईयर 366 ईयर्स का है, 366 डेज का है, तो वो उस समय का सत्य था। जब सूर्य सिद्धांत में ये लिखा गया कि 365.25 समथिंग का सोलार ईयर है, मतलब सूर्य का संवत्सर है, तो वो उस समय का सत्य था। जब आर्यभट्ट ने अपनी गणना करी, भास्कराचार्य वगैरह ने अपनी गणना करी, तो उस समय का सत्य था। वर्तमान में भी हर वर्ष जो सूर्य का संवत्सर है, तो किसी को अगर ये चेक करना हो तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी करके एक पूरा इंडिया का गवर्नमेंट का पंचांग आता है, उसमें हर वर्ष ये वैल्यू दी जाती है। तो उसके अंदर हर वर्ष आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब जब जब जो जो एस्ट्रोनॉमर, जो जो गणितज्ञ जिस समय पर हुए, उस समय पर उन्होंने जो संख्या दी वो उस समय की संख्या थी। तो अब हम यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो है वैल्यूज, और दूसरा है प्रिंसिपल्स। मतलब भगवान के समय जो आज से 2500 वर्ष पहले था लगभग, और आज वर्तमान में, उन दो चीजों के अंदर एक चीज कॉमन में आती है जो है वैल्यूज, और दूसरा है प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत। हमारे सिद्धांत क्या होने चाहिए और हमारे मान क्या होने चाहिए। तो जैसे टीचर अगर हमको सिखाते हैं कि आप 2+2 सीख लें, जो 2+2=4 होता है, बट जैसे हम बाहर गए क्लास से और हमको किसी ने पूछा कि 3+3 क्या होता है, तो हम ये कहें अगर कि 4 होता है, तो हमने सिर्फ वैल्यूज याद कर ली, हमने प्रिंसिपल नहीं समझा कि जब हम एडिशंस करते हैं तो हमको ऐड करना है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रिंसिपल समझना है, वैल्यूज नहीं याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज जितनी भी रिसर्च हो रही है जैन पंचांग को लेके, जिसको स्पेशली ये भी कहना कि जैन पंचांग या फिर जैन आगम आधारित पंचांग, ये सब जितनी रिसर्च हो रही है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो उस समय की संख्या थी और जो आज की संख्या है उसमें डिफरेंस है, उसकी वैल्यूज में डिफरेंस है। बट हमारा फोकस प्रिंसिपल से हटके वैल्यूज पे हो गया है। जब वैल्यूज पे फोकस होता है तो हम लोग थियोरेटिकली चीजों को बिठाने का प्रयास करते हैं। मतलब हम लोग ये ट्राई करते हैं कि दोनों में क्या समानता है, उन दो समानताओं को आगे कंक्लूजन में लेके आए। बट ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है कि हमें प्रिंसिपल समझना है
और प्रिंसिपल को दो तरीके से समझा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा मुख्य विषय है तिथि, उस पे चर्चा करेंगे। अब तिथि क्या है, अगर आप में से किसी को इसके बारे में आइडिया हो या फिर आप इसके बारे में कुछ जानते हो, तो आप चैट में लिख के बता सकते हैं कि आपकी क्या डेफिनेशन है तिथि की, आप तिथि को क्या समझते हैं। और फिर हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे डीप में समझेंगे कि तिथि एक्चुअल में क्या है। मैं बोल सकता हूँ। जी जी। मेरा नाम राजेश भी शाह है, अहमदाबाद से हूँ। और मुझे मालूम है वहां तक जो मंथ है, जैसे हम कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, ये जो 12 महीने हैं, उसमें हर महीने के दो पहलू, मतलब सूद और वध, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे आज वैशाख सुद छठ है, तो ऐसे कभी कभी 2 बार तिथि आती है, छठ और छठ। कभी एक तिथि का क्षय होता है, फिर कृष्ण पक्ष में जो मून है वो कम होता जाता है। जो फर्स्ट डे है उसको पड़वो कहते हैं। सूद का लास्ट डे उसको पूनम कहते हैं। फिर जो हाँ 11, 8, 14, ये सब थोड़ा थोड़ा मालूम है। आप थोड़ा बराबर। समझाइए प्लीज। जरूर और जरूर। मैं खुद गर्भ संस्कार का काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट वुमन आती है, सबको मैं तिथि बुलाता हूँ कि आज की बराबर तिथि क्या है बोलिए, ताकि। बराबर है बराबर है। तो तिथि जो है आपने जो बताया वो ठीक है, मतलब बड़े रूप से, बट तिथि की वास्तविक परिभाषा जो है उसको समझने के लिए हम लोगों को वास्तविक जो उसकी डेफिनेशन है वो अलग है, उसकी गणना पद्धति अलग है। और तिथि से क्या क्या चीजें आगे निकलती है, जैसे आपने बताया कि तिथि से क्या बनता है, तो पक्ष बनता है, पक्ष से बनता है महीने, महीने से बनता है संवत्सर, संवत्सर से आगे बनता है युग। तो ये उसका सीक्वेंस है। बट वास्तव में तिथि क्या, तो तिथि की वास्तव में जब हम परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं, तो आज अधिकतर लोगों को जो तिथि की परिभाषा ध्यान में है उसमें से कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे तिथि को दिन कहते हैं काफी लोग, तो दिन यानी डेट। आप वास्तव में अगर ढूंढेंगे गूगल के ऊपर, तो तिथि को डेट करके ट्रांसलेट कर दिया जाता है। बट तिथि का कोई नाम ही नहीं है इंग्लिश, जो अपना डिक्शनरी है इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें तिथि का कोई नाम नहीं है, क्योंकि तिथि डेट होती नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि तिथि को रात को 12 बजे से जो प्रारंभ होता है, जो अपना डेट है, तो जो रात को 12 बजे से प्रारंभ होता है वो तिथि है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई एक निश्चित समय है, मतलब आप समझ लीजिए कि 23 घंटे या 24 घंटे का जो समय है उसको तिथि कहते हैं। अब ये सब जो परिभाषा है वो काफी गलत परिभाषा है, क्योंकि तिथि का संबंध इन सब से है ही नहीं। तो तिथि क्या है उसको समझने से पहले हम लोग जो आगम में जीवाभिगम सूत्र जो है उसके अंदर भगवान ने ये बताया है कि चंद्र है, मतलब ये चंद्र जो मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूँ वो एक शेप है, उसके 4 अंगुल नीचे राहु है। वो राहु चंद्र की कला बनाता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, काफी सिंपल भाषा में उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चंद्र है, चंद्र के 4 अंगुल राहु है, ये राहु केतु वाला राहु नहीं है, ये नित्य राहु है। ये 4 अंगुल नीचे रह के चंद्र की कला बनाता है। इसमें मुख्यता ये है कि चंद्र की जो कला बनती है वो चंद्र के समान भाग से बनती है। अभी शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम फिर से इस चीज को और डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये जो शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता हुआ चंद्र है, ये चंद्र जैसे जैसे बढ़ रहा है आखिर में क्या हो रहा है, ये पूर्णिमा आ गई है। मतलब ये पूरा चंद्र जो हमको देखने को मिला है, इसके बाद ये कृष्ण पक्ष है जहाँ पे चंद्र घटते जा रहा है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि राइट साइड से ही वो ढक रहा था और राइट साइड से ही खुल रहा था। और अब ये कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, तो चंद्र जो है वो संपूर्ण आच्छादित हो गया है। अब फिर से वो अनाच्छादित आच्छादित होके फिर से प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो ये जो आपने देखा, ये चंद्र को जो आपने ऑब्जर्व किया, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो मुख्यतः हमने दो चीजें समझी। एक तो था कि चंद्र की कला बनना, मतलब यहाँ पर आपने जो देखा कलाएं बन रही थी, शायद ये दिखने में ये हर प्रति समय हो रहा है, मतलब हर सन हर सेकंड पे ये चीज हो रही है कि चंद्र थोड़ा थोड़ा ढकते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा खुलते जा रहा है। इसको कौन कर रहा है, तो नित्य राहु कर रहा है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे एक नारंगी होती है, तो नारंगी जो है वो आप देखेंगे तो सामने से
उसके समान भाग है, मतलब जो नारंगी के एक एक इंडिविजुअल पीसेस है वो सारे इक्वल पीसेस है। बट जब उसको सामने से देखते हैं, मतलब जैसे ये नारंगी यहाँ पर जो दिख रही है, जो सामने से हमको दिख रही है, तो आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सब इक्वल भाग है, मतलब ये सारे इक्वल है। ये सारे इक्वल है, बट नीचे जो है वो सारे के सारे अनइक्वल है। अभी मेरे पास एक मून का प्रोटोटाइप है, मतलब एक ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये ये जो चंद्र है, तो चंद्र का विमान कुछ इस तरह से है जो हमको सामने से नजर आता है। अब जब सामने से नजर आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके इक्वल डिवीजन किए हुए हैं तब। बट जब हम सामने से इसको देख रहे हैं तो आप देखेंगे तो ये बड़ा दिख रहा है, धीरे धीरे जो साइड में जाते जाते हैं वो छोटा दिखता है। मतलब अब आप समझेंगे, अगर तो चंद्र जो हमने पिछले वीडियो में देखा, तो चंद्र जो हमने पिछले वीडियो में देखा वो कुछ इस प्रकार है। अब ये जो इक्वल डिवीजन है, मतलब ये कितना हुआ, तो टोटल हुआ 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री, अब टोटल हमारी होती है 15 तिथि। मतलब आप चंद्र के इक्वल भाग करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 12 डिग्री का एक भाग बनेगा। मतलब चंद्र जो सेमी स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, ये हम नीचे की तरफ से उसको देखते हैं, मतलब ये कोई व्यक्ति है वो यहाँ से उसको देखता है। अब यहाँ से जब वो देखता है चंद्र, तो उसको क्या दिखता है, ये चंद्र नजर आता है जो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा। हमें सामने का नीचे का जो व्यू है वो नजर आ रहा है, बट वास्तव में चंद्र जो हम देख रहे हैं वो 3D व्यू में है, सेमीस्फियर। तो के जो समान भाग है, ये राहु जब ढकता है और खुलता है, जैसे हम शुक्ल पक्ष का ही एग्जांपल लेंगे, तो शुक्ल पक्ष में चंद्र के ये भाग खुलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये भाग खुल रहे हैं वैसे वैसे तिथि बन रही है। अब इसी को हम लोगों ने 3D को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2D में बनाया। अब 2D के अंदर ये किसी के घर पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या कोई इंजीनियर हो, वो उसको बहुत सरलता से भी बना सकता है। यदि आप बनाना चाहे तो आप 180 डिग्री का एक सेमी सर्कल बनाएं, सेमी सर्कल पे 12 डिग्री के प्रोजेक्शन लेके उसको एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोजेक्शन लिया है। अब ये जो प्रोजेक्शन में यहाँ पे लिया हूँ, ये मेरा 2D में मेरे को जो चंद्र दिखाई देता है, पृथ्वी से हमको जो यहाँ से दिखाई देता है वो चंद्र है। तो अब यहाँ पर जो 0 से 1 का प्रोजेक्शन है, ये आप देखेंगे ये समान है, मतलब ये 12 डिग्री का है, ये 12 डिग्री का है। बट इसका जब प्रोजेक्शन नीचे आता है तो ये 0 to 1 एकम है। अब यहाँ से जब हम 1 से 2 जाएंगे, ये इतना सा भाग, ये मेरी बीज है। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब हम, तो मैं एक बार रब कर दूं, ठीक है। तो अब जब मैं, ये जो मैं तीज का चांद कहता हूँ कि तीज, तो बीज यहाँ से 2 से 3 जाना, वो तीज हुआ। अब अष्टमी, जब हम बोल रहे हैं अष्टमी, तो अष्टमी का मतलब क्या है कि चंद्र ये है। अब चंद्र जब 7 से 8 की ओर बढ़ता है, इसको हम अष्टमी बोलते हैं। उसी प्रकार नम, नम का चांद क्या है, तो अष्टमी से जब चांद 9 की तरफ यहाँ पे खुल रहा है, ये चांद जब मैं शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ, तो ये चंद्र खुलते जा रहा है। तो जैसे जैसे वो खुल रहा है वो तिथि इस तरफ बढ़ रही है। तो ये जो हमने समझा, ये काफी सिंपल भाषा में ये है कि चंद्र जो है आपका, उसके जो समान भाग आपने कर दिए, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको इस चंद्र में दिख रहा है, इसके समान भाग करने के पश्चात जो हमको प्रोजेक्शन कोई व्यक्ति नीचे से उसको देखे, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये असमान है। जनरली का जो चांद होता है वो अवेलेबल होता है देखने के लिए वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो चंद्र है, ये बीज, ये चंद्र हुआ। फिर धीरे धीरे चंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर आता है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन से धीरे धीरे ईस्ट की तरफ दिखने लगता है हमको। तो तीज, फिर चौथ, फिर पांचम, छठ, इस प्रकार जब पूर्णिमा होती है तब हमको पूरा चंद्र दिखता है। मतलब ये पूरा का पूरा चंद्र इस प्रकार नजर आता है। और फिर क्या होता है, फिर जिस डायरेक्शन से वो ढक रहा था उसी डायरेक्शन से जैसे ओपन हो रहा है, अब कृष्ण पक्ष में क्या होगा कि वो इसी डायरेक्शन से उसको ढकने लगेगा। मतलब हमको क्या दिखेगा, तो 1 से 14, 1 से 15 जो दिखेगा वो एकम होगी। फिर आगे बढ़ते हुए जैसे हमको अष्टमी यहाँ पर समझनी है, तो अष्टमी ऐसी होगी इसमें कृष्ण पक्ष में। तो इस प्रकार जो चंद्र है, वो चंद्र के अंदर कलाओं का जो निर्माण होता है,
ये जो कला यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अभी मैं आपको तिथि की परिभाषा बता रहा हूँ। तो तिथि की परिभाषा, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि चंद्र की आकृति से यहाँ पे जो चंद्र की कला बन रही है, उसको जो बनने में लगने वाला समय है उसे तिथि कहते हैं। हर आकृति समान भाग, यहाँ पे जो हमने समझा कि समान भाग, तो समान भाग को लगने में बनने में लगने वाला समय जो है उसे तिथि कहते हैं। अब हम लोगों ने ये किया है कि हर पक्ष, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये हमारे दो पक्ष है। अब ये तिथि को हम लोगों ने 5 साल, हर तिथि पे हमने इसको वेरीफाई किया। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये एकम का चंद्र है। आप एकम के चंद्र को आज देखें, भगवान के समय देखें, या आज से 20,000 वर्ष के पश्चात भी देखें, एकम का चंद्र यही रहने वाला है। अब इसके बाद जो है ये, तो बीच का चंद्र, उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा। अब इसमें काफी सारी चीजें डिटेल है, यहाँ पे समय की मर्यादा के कारण इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। तो इसमें ये है कि आप चंद्र को, ये जो आप हम देख रहे हैं, इसे हिंदी में तो कहते हैं चंद्रकला, बट हम जब इसको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, या आज के वर्तमान वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है या उसकी डेफिनेशन है, उसमें उसको बोलते हैं मून फेस। तो मून फेस का अर्थ है कि चंद्र कितना खुला है, चंद्र कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, कितना प्रकाशित है। तो चंद्र जितना प्रकाशित होता है उतना उसको बोलते हैं मून फेस। अब जैसे उदाहरण के लिए अष्टमी का जो चंद्र है, ये आप देख रहे हैं, तो अष्टमी का चंद्र यहाँ पर जब हम समझ रहे हैं तो ये 50% है मेरा, तो 50% से थोड़ा अधिक खुला है। तो इसकी जब वैल्यू हमने ढूंढी वो आती है लगभग 55 पॉइंट समथिंग, यानी आप 56% समझिए। मतलब 56% चंद्र हर अष्टमी पर खुला रहता है, मतलब उस समय पर अष्टमी की समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पर हमने, आप देखेंगे तो 2018, कोई 2020, कोई 2021, 16, तो पिछले 5 वर्ष में जब जब संभव हुआ तो इसको ढूंढ के, और उसकी जो इमेजेस थी उसके हिसाब से हम लोगों ने उसका मून फेस ढूंढा। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये शुक्ल पक्ष की है। अब इसी तरह से जो आप देख रहे हैं ये कृष्ण पक्ष की है। तो कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्र की जो कलाएं हैं वो कम होने लगती है, और शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती है। तो शुक्ल पक्ष का जो अंत होता है वो पूर्णिमा से होता है, और कृष्ण पक्ष का जो अंत होता है वो अमावस्या से होता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको मैं प्रत्यक्ष इसी में दिखाऊंगा। तो क्योंकि काफी जन को ये प्रश्न होता है कि ये जो डेटा हमको दिखाई देता है वो सही है या गलत है। तो ये जैसे पंचांग है आपके सामने, इस पंचांग के अंदर जब हम देखते हैं तो ये अहमदाबाद का पंचांग है, 5 तारीख का। यहाँ पे अष्टमी की जो समाप्ति है वो 7:35 को है सुबह। अब ये एक वेबसाइट है, ऐसी काफी सारी वेबसाइट अवेलेबल है। इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये चंद्र, ये चंद्र जो है इसके अंदर 56% यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फेस दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है कि अष्टमी की समाप्ति पर चंद्र कितना ओपन है, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था वो 50% से थोड़ा अधिक, तो ये 50% से थोड़ा अधिक, ये यहाँ पे जितना ओपन है, ये चंद्र की कला है। ये चंद्र की कला आप किसी भी समय ऑब्जर्व करेंगे, ये सेम ही रहने वाली है। मतलब आज से 2500 वर्ष पहले जब भगवान के समय पर थी, चाणक्य के समय पर थी, या भविष्य में कोई भी जब इसको ऑब्जर्व करेगा, तो चंद्र की जो कला है हर तिथि की निश्चित है। हमें एक कला जरूर पता है जो है पूर्णिमा की, कि उस टाइम चंद्र 100% होता है और अमावस्या पे चंद्र 0% होता है। बट इसके अतिरिक्त हर शुक्ल पक्ष, हर कृष्ण पक्ष का अपना एक परसेंटेज है कि चंद्र कितना ओपन होता है हर तिथि का। उस तिथि पे निश्चित उतना चंद्र खुलता है और उतना ही ढकता है। तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए तो ये अब तक जो हमने समझा वो थी तिथि की परिभाषा। इसको खास करके याद रखना है कि तिथि की परिभाषा क्या है। तो तिथि की परिभाषा है तिथि के अंदर चंद्र कला को बनने में लगने वाला समय, मतलब निश्चित चंद्र कला को बनने में लगने वाला समय, ये तिथि की परिभाषा है। अब हम जो आगे बढ़ के देखेंगे वो है उसका मैथमेटिक्स, मतलब उसकी गणना पद्धति क्या है, उसको ढूंढते कैसे हैं। तो जैसे चंद्र और सूर्य है, इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चंद्र और सूर्य, अभी ऐसा हम समझते हैं कि अमावस्या है, तो अमावस्या में चंद्र और जो सूर्य होता है वो साथ में होता है। मतलब
ये सूर्य और चंद्र साथ में है। अब इन दोनों के बीच में डिग्री कितनी है? तो 0 डिग्री है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए जब यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं तो उनको जो जो ऑब्जर्व होता है हम उस तरह से देखेंगे। अब अगले दिन क्या होगा, मतलब जितना भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आगे यहाँ पर जब हम सूर्य और चंद्र के बीच में यहाँ पे 12 डिग्री का अंतर आया। ठीक है, मतलब ये एक मैं सेंटर मान लेता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं एकम। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उसका मैथमेटिक्स है कि उसकी गणना पद्धति क्या है, उसे ढूंढते किस तरह से है। तो आमतौर पे ये भी एक परिभाषा चलती है कि जो 12 का गुणांक है सूर्य और चंद्र के बीच में, उतना अगर अंतर आए तो वो उस दिन की तिथि होगी। पर ये वास्तविक परिभाषा नहीं है, ये उसकी गणना पद्धति है। तो अब जैसे किसी को ये कहना है कि बीच पर सूर्य और चंद्र के बीच में कितना अंतर है, तो बीच पर सूर्य और चंद्र के बीच में 24 डिग्री का अंतर है। अब इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अगर हम कहें कि अष्टमी का चांद है, तो अष्टमी का चांद जो होगा, तो अगर हम यहाँ पर सूर्य रखेंगे तो अष्टमी के चांद के हिसाब से यहाँ पे 96 डिग्री बनेगा। मतलब 12 इंटू जो तिथि हो, उस तिथि के डिग्री जो वैल्यू आएगी उतना सूर्य और चंद्र के बीच में अंतर होगा। ये तिथि की गणना पद्धति है। अब इसी प्रकार जब हम 15 तिथि पूर्ण कर देते हैं, मतलब जैसे ये शुक्ल पक्ष चल रहा है यहाँ पे अभी, तो सूर्य और चंद्र के बीच में 180 डिग्री का अंतर आता है। 180 डिग्री अर्थात 12 इंटू 15, 15 तिथि और हर तिथि की 12 डिग्री, तब दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे 180 डिग्री पर। तो इसको कहेंगे हम लोग पूर्णिमा। अब इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्र पास में आने लगते हैं, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। जैसे आगे बढ़ के जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो सूर्य और चंद्र 0 कहे या 360 डिग्री कहे एक ही बात है। अब ये धीरे धीरे अंतर बढ़ रहा है, हर 12 डिग्री पर एक तिथि पूर्ण हो रही है। यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पे चंद्र पूर्ण हो गया, यानी ये पूर्णिमा हो गई। अब इसके पश्चात क्या हो रहा है, इसके पश्चात सूर्य और चंद्र नजदीक आ रहे हैं, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे पास में जब फिर से आएंगे, यहाँ पे भी हर 12 डिग्री के अंतर पर एक तिथि समाप्त हो रही है। और आखिर में जब वो पूरा 0 से 360 डिग्री पूर्ण कर देगा, तो सूर्य चंद्र फिर से साथ में आएंगे और ये अमावस्या हो जाएगी। तो ये इसकी गणना पद्धति है। इसको मैथमेटिक्स उसका बोल सकते हैं कि उसको कैसे डिराइव किया जाता है। तो मुख्यतः तिथि में दो वस्तुएं हैं, एक तो है तिथि की परिभाषा और एक है तिथि की गणना पद्धति। तो तिथि की परिभाषा जो हमने समझी कि निश्चित चंद्रकला से चंद्र आकृति को बनने में लगने वाला समय, वो तिथि की परिभाषा है। अ, अगर किसी ने नेमीचंद शास्त्री जी की पुस्तक पढ़ी हो, उसके अंदर भी भारतीय ज्योतिष का इतिहास, उसमें भी ये चीज लिखी है कि तिथि की यही परिभाषा है कि चंद्रकला से जो संबंध रखता है वो तिथि है। और तिथि की गणना पद्धति क्या है, तो सूर्य और चंद्र के बीच में 12-12 डिग्री का अंतर, ये उसका मैथमेटिक्स जो है उसका कैलकुलेशन हुआ। तो ये यहाँ पर हमने जो ढूंढ अभी समझा वो था सिद्धांत। सिद्धांत क्या था कि तिथि का जो संबंध है वो है चंद्र की कला से, और उसका जो मैथमेटिक्स था, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी एक सिद्धांत है। अब वास्तव में क्या हो रहा है, जो आगम में तिथि का समय दिया है वो है लगभग 23 घंटे 36 मिनट। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आगम के अंदर अगर किसी ने अध्ययन किया हो तो उसको ये समझ आएगा कि तिथि की लगभग 29-32/62 मुहूर्त बताया गया है, जो कन्वर्ट हो जाता है लगभग 23 घंटे 36 मिनट पर। और यही लगभग समय चाणक्य के समय भी रहा है। परंतु आज वर्तमान समय में जब हम नजर करते हैं तिथि की ओर, तो तिथि का समय बदल के लगभग 19 घंटे से लेकर 26-27 घंटे हो चुका है। तो ये वैरी करता है, मतलब एकम अगर 19 घंटे की है तो बीच कभी 20 घंटे की भी हो सकती है, फिर 24 घंटे की भी हो सकती है। तो मैक्सिमम कितनी लिमिट है, तो मैक्सिमम है 26 आवर्स 47 मिनट। अब ये कांस्टेंट एवरेज मतलब रेंज है, तो वो कांस्टेंट रेंज नहीं है, मतलब इसी में इसमें भी परिवर्तन होता है। मतलब अभी कुछ वर्षों पहले जो तिथि का मान था, जो उसका मिनिमम और मैक्सिमम था, वर्तमान में आज उसमें थोड़ा अंतर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल समझा हमने कि तिथि का चंद्रकला के साथ संबंध है, उसका अर्थ क्या है कि अगर वो चंद्रकला बनने में, जो हमने पहले से समझा 0 to 1 वाला जो था
एकदम पास में, और 7 to 8 जैसे था। तो मतलब ये जो चंद्र की कला बन रही है, इसको बनने में 7 से 8 के अंदर, यदि इसको बनने में 23 घंटे लगते हैं तो हम 23 घंटे को ही तिथि कहेंगे। अगर उसे 19 घंटे लगते हैं तो हम 19 घंटे को ही तिथि कहेंगे। और यदि उसको 26 घंटे लगेंगे तो हम उस 26 घंटे को, वो पूरे ड्यूरेशन को तिथि कहेंगे। तो ये तिथि का कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है। अब इसकी जो वैल्यूज है वो सिद्धांत नहीं बन सकते। पर आज वर्तमान में अ, काफी सारे नए नए रिसर्च हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि आप वैल्यूज को महत्व देते हुए उसको तिथि की परिभाषा कही जा रही है। और वैल्यूज कभी भी कहीं पर भी आगम के पाठों में वैल्यूज को महत्व देने से अधिक जो उसके सिद्धांत है उसको महत्व दिए जाने की बात होती है। जैसे श्री जीवाभिगम में चंद्रकला से तिथि का संबंध बताया है। और उसी प्रकार जब हम आगे कई सारे पाठ देखते हैं तो काफी स्पष्ट होता है कि अ, जो सिद्धांत है वो हमेशा से यही रहा है। केवल ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ जैन शास्त्रों में या जैन आगम में। यदि हम हिंदू शास्त्र भी देखें, दूसरे ग्रंथ भी देखें, तो उसमें काफी क्रिस्टल क्लियर ये हो जाता है कि प्रिंसिपल्स जितने हमारे होते हैं वो यही कहते हैं कि तिथि का चंद्रकला से संबंध है। बस काफी समय से ये जरूर एक प्रश्न रहा है कि जो हमको दिखता है वो अनइक्वल है। जैसे हमने पुराने इमेजेस में देखा कि जो हमको दिख रहा है वो अनइक्वल है। तो जो एक समान भाग का डेफिनेशन चल रहा था कि समान भाग को तिथि कहते हैं, तो वो नहीं डिराइव हो पा रहा था, इसलिए काफी सारा कंफ्यूजन था। बट हमने जब रिसर्च करी तो हमको ये काफी स्पष्ट हुआ कि जो हम देख रहे हैं वो समान भाग को जब हम 3D का 2D में देखते हैं वो हमको अनइक्वली दिखाई देता है। तो इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हुए मतलब ये तिथि का बेसिक प्रिंसिपल है कि उसकी चंद्रकला से जो संबंध है उसको उसे तिथि कहते हैं। और उसके आगे जो उसकी गणना पद्धति है वो 12 डिग्री से उसकी गणना पद्धति होती है। अभी अ, आगे प्रश्न उत्तर भी ले रहे हैं तो इस विषय को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करके मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगा जो हमने रिसर्च करी। उसके बाद हमको ये भी समझ आया कि आज वर्तमान में जो रेखा कहते हैं हम लोग, रेखा का मतलब है कि एक रेफरेंस। अगर उस रेफरेंस पे तिथि है तो उस दिन की तिथि ली जाती है। तो वर्तमान में जैसे स्थानकवासी परंपरा है वो सूर्य अस्त को प्रधानता देते हुए सूर्य अस्त पर तिथि को महत्व देती है कि वो उस दिन की तिथि। अ, जो मंदिर मूर्ति पूजक समाज के अंदर जो मान्यता है वो सूर्य उदय को महत्व देती है। तो हमने काफी सारे आगम पाठों को जब हमने संकलन किया, श्री उत्तराधीन सूत्र, समवायांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, श्री सूर्य चंद्र प्रज्ञप्ति आदि, उसमें से जितने तिथि के पाठ थे, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के पाठ को संकलन किया। और हमें ये समझ आया कि सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय जब होता है वो होता है 30 मुहूर्त का, 24 घंटे का। तो उसमें रेखा कौन सी लेनी चाहिए, तो रेखा हमको जो समझ आई वो आई 15 मुहूर्त की, मतलब दिन का आधा भाग, मतलब अर्ध अहोरात्र रेखा। अहोरात्र यानी 30 मुहूर्त, अब उसका आधा करेंगे यानी 15 मुहूर्त यानी 12 घंटे। यानी सूर्य उदय से 12 घंटे पे जो रेखा है उस रेखा से तिथि का निर्णय होना चाहिए। इसमें तिथि क्षयी और वृद्धि जो है उसमें यही होगा कि क्षयी में पिछले दिन और वृद्धि में अगले दिन। ये जो श्लोक चला आ रहा है इसको हमने दूसरे कई हिंदू ग्रंथों से वेरीफाई किया। ये श्री उमा स्वाति जी का जो श्लोक है उसी से ये वेरीफाई भी हो जाता है। तो तिथि क्षय में पिछले दिन, तिथि वृद्धि में अगले दिन। बट जो रेखा लेनी चाहिए, आगम ने आगम के पाठों से काफी स्पष्ट, और हमने प्रभु महावीर के समय का जो पंचांग है 1830 दिन, उसको बना के उसमें ये रेखा से तिथि क्षय भी की है। उससे आगम के सारे पाठों की संगति भी हो जाती है। वर्तमान में भी जब हम आराधना पत्रक बनाते हैं तो उससे काफी स्पष्ट संगति उसकी होती है। और प्रत्यक्ष आकाश की भी संगति होती है। और इसका दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और वो बता के मैं अपनी बात को विराम देके प्रश्न उत्तर लूंगा। तो जब हम यहाँ पे जब हमने तिथि की चंद्रकला देखी, अब सूर्योदय में कई बार ये हो रहा है कि सूर्योदय हम मान के चले अगर 7 बजे है, तो अभी किसी व्यक्ति को अगर अष्टमी की आराधना करनी है, अब अष्टमी सुबह सूर्य उदय से आधे घंटे पश्चात समाप्त हो जाती है। तो हमने पूरे दिन जो आराधना करी वो वास्तव में तो नम की आराधना हो गई। मतलब चंद्रकला क्या बन रही, तो चंद्रकला तो आठम से लेकर नम की बनने लग गई। तो हमने वास्तव में किसकी आराधना करी। अब अगर हम ये कहें कि हमने चौदश या पूर्णिमा की आराधना करनी है, तो हम वास्तव में किसकी आराधना कर रहे हैं। अगर हम सूर्य उदय से कुछ समय के पश्चात अगर तिथि समाप्त हो जाती है तो एक प्रश्न है। बट जब हम भगवान की बताई हुई जो आगम से हमको मिली है वो रेखा लेते हैं, तो आप दिन का आधा भाग ले रहे हैं। मतलब ये एक सूर्य उदय है, ये दूसरा सूर्य उदय है, हम यहाँ की पॉइंट ले रहे हैं।
तो यहाँ के पॉइंट लेने से, यहाँ पर जो तिथि है उसको लेने से मिनिमम 12 घंटे तो आपको ये तिथि मिलती है, ये चंद्रकला मिलेगी ही। लगभग सभी केस में मिल जाती है, तिथिशय की बात अलग है, बट प्राय करके लगभग ये सारी व्यवस्था के अंदर लगभग हमको मिनिमम 12 घंटे चंद्रकला मिल जाती है। तो इसीलिए ये तर्क संगत भी लगा, आगम सम्मत भी लगा हमें। और ज्योतिष महासम्मेलन में ये भी हमारे सुनने में आया था कि जो उज्जैन में हुआ था 2014 में, उसमें एक बहुत बड़े पंचांग करता है, उनका भी यही एक मत था। और पंच सिद्धांतिका में भी हमको कुछ ऐसे श्लोक मिले जो इसकी ओर पुष्टि करते हैं। बट वो थोड़ा सा एक विषय है कि रेखा कौन सी लेनी, क्या करना। बट इसी बात को अब मैं कंक्लूड करूंगा जो हमने आज समझा तिथि के ऊपर। तो तिथि यही है कि निश्चित चंद्रकला से जो चंद्र आकृति बन रही है, हर उसमें जो बनने में लगने वाला समय है उसे हम तिथि कहते हैं। और सूर्य और चंद्र के बीच में जब जब 12-12 डिग्री का अंतर आता है, जो 12 के मल्टीपल में है, वो तिथि का मैथमेटिक्स है, वो तिथि की गणना पद्धति है। और आगे जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, उससे हम ये चंद्र की कलाएं देखकर, आकाश में अगर चंद्र देखेंगे और इस कलाओं को देखेंगे, और जो जिसे मैंने सॉफ्टवेयर का भी आपको एग्जांपल दिखाया कि सॉफ्टवेयर में भी आप मून का फेस चेक कर सकते हैं और आप एक टेबल भी बना सकते हैं। हमने ये काफी टेबल बना के उसको स्टडी किया है कि हर तिथि का क्या परसेंटेज मून ओपन रहता है, इल्यूमिनेट करता है या प्रकाशित होता है। और उसी के सामने आप अलग अलग तिथि भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगा। आप सभी ने पेशेंटली सुना, धैर्यता से सुना, उसके लिए आप सभी को आभार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। आपने बहुत ही सुंदर एवं सरलता से वैज्ञानिक प्रस्तुत किया स्क्रीन पे, ताकि इजीली सभी को बहुत ही कम समय में समझ आ गया। हमारे पैनल पे कुछ लोग जुड़े हैं बहुत सारे, और उनमें से कोई प्रश्न है। विश्व कल्याण जी जोधपुर, एक प्रश्न आया है कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ 27 आवर्स एंड व्हाई इट इज चेंज, हाउ चेंज्ड इज डिराइव्ड, सो व्हाट इज द प्रूफ इज आस्किंग। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रकला का बनना ये सिद्धांत है। अब वो वैल्यूज जो आ रही है वो प्रमाण नहीं है, वैल्यूज जो आ रही है वो डेरिवेशन है प्रमाणों का। तो जो मैंने 27 घंटे बताए, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने शुक्ल पक्ष की सप्तमी ली इस बार, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी का आप मून का फेस परसेंटेज जो है, चंद्रकला कितना ओपन रहता है वो लिख लीजिए। अब कुछ समय के बाद आप अष्टमी का, जब अष्टमी की समाप्ति हुई आपको पंचांग में दिखेगा, तब आप चंद्र को ऑब्जर्व करिए। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमने तो सारे जितने एस्ट्रोनॉमी के ये जो सॉफ्टवेयर है उससे हमने वेरीफाई किया, उसमें जो मून फेस है ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, तो वो मून फेस लिख लीजिए। अब आप देखेंगे तो आज सप्तमी से, मतलब सप्तमी का चांद से जो अष्टमी का चांद बन रहा है, जिसको हम अष्टमी बोल रहे हैं, वो तिथि आज शायद 20 घंटे है। अगले शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वो 19 घंटे हो रही है, कभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 24 घंटे हो रही। पर चंद्रकला जो बनने में समय लग रहा है, वो उतना जो समय लग रहा है उसको पूरे को हम तिथि बोलेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है। अब इसका प्रूफ यही है कि हम इसको प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि प्रत्यक्ष में हम उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो भगवान के समय पर तो भगवान ने दे दिया है कि वो लगभग 23 घंटे 36 मिनट है। और आज वो अगर बन नहीं रही है, तो सबसे मुख्य ये प्रश्न हो जाता है, अगर वो बन नहीं रही है, वो 23 घंटे 36 मिनट में, हर अष्टमी अगर 23 घंटे 36 मिनट में नहीं बन रही है, तो हम ये कहेंगे या तो कि आगम के पाठ स्थूल है, या तो हम ये कहेंगे कि हमने जो देखा वो बराबर नहीं देखा। तो घूम फिर के यही चीजें हो रही है आजकल। इसीलिए हमने जब कहा कि आप जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली उसको डिराइव कर पाते हैं। और सिद्धांत यही बोलता है कि चंद्रकला से उसका संबंध है। जी अश्विन जी, हमारे श्रोतागण से निवेदन है, आप जो भी जुड़े हैं, आज का जो सेशन रहा पर्व तिथि पे, जो खगोल विज्ञान के आधार पे एवं आपसी ने जैन आगमों का रहस्य, जो प्राचीनत्व है अपने आगमों का जो प्रमाण है, उसका समन्वय करते हुए जैन तिथियों के इन सिद्धांतों को गहराई से समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रोतागण से निवेदन है, आपको कोई भी प्रश्न हो तो अपना हैंड रेस करिए अथवा अनम्यूट के प्रश्न पूछे। किसी को कोई प्रश्न म्यूट कर आपने जो सकते। हाँ राहु जी। का जिक्र किया उसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी जी। तो जब हम आगम को समझते हैं, तो आगम में मुख्यतः दो प्रकार के राहु का वर्णन है। एक है नित्य राहु, एक है पर्व राहु।
अभी वर्तमान में जो हम राहु केतु बोलते हैं वो चीज अलग है। जो मुख्य राहु आगम में आता है एक वो है नित्य राहु, जो चंद्र की कला बनाने में उसको सहयोग करता है। मतलब चंद्र की जो कलाएं बनती है वो चंद्र के 4 अंगुल नीचे रह के, और उस राहु के कारण चंद्र का जो हमने जो वीडियो देखा जिसमें चंद्र आवृत हो रहा था अनावृत हो रहा था, ये राहु के कारण होता है, ऐसा मूल आगम में दिया है। अब इसमें वो किस तरह से होता है कैसे होता है ये सब आगम में उसका जो डिटेल्ड वर्णन है वो नहीं दिया गया है। बट संभावना हमें ऐसी लगती है कि जो राहु की छाया है वो काली है, और वो काली छाया के कारण ही वहां पे जो उसका प्रकाशित होना है, आवृत होना और अनावृत होना है वो होता है। नमस्ते। सबसे पहले तो जो आयोजन करता है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा आयोजन किया है। और अश्विन भाई इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छा ज्ञान, हमारे जैन समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, रियली सैल्यूट, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जी पुष्य नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्र है और ये तिथि, उससे क्या कंसर्न है? और ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताइए। और काफी समय पहले, हजारों साल पहले पंचांग में लिखा गया था कि इस दिन सूर्य ग्रहण पार्शियली दिखेगा, भारत में दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा। ये जब साइंस भी नहीं था इतना, वो बाइनोक्यूलर भी नहीं था इतना, वो भी नहीं था, तब हजारों साल पहले ये सब लिखा गया था कि इस दिन 4 बजे 4:11 को शुरू होगा और 6:08 को पूरा होगा। इतना डिटेलिंग, तो ये सब कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ा समझाइए प्लीज। जरूर। तो एक काफी इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत हमेशा से ना ज्योतिष शास्त्र में विश्व के लिए मार्गदर्शक रहा है। मतलब विश्व को जब भी जरूरत पड़ी है तब भारत ने ही ज्योतिष और खगोल के जो रास्ते हैं वो भारत ने ही दिखाए हैं। तो हमारे पास ये विशेष ज्ञान था, और केवल ऐसा नहीं था कि मुनि राज के पास या संतों के पास ही था, ये विशेष ज्ञान कॉमन पब्लिक में था। अब कॉमन पब्लिक के अंदर जब हम देखते हैं, अब घड़ी तो थी नहीं, तो जो छोटा बच्चा था वो अपनी छाया देख के दिन का प्रहर बोल सकता था कि पहला प्रहर हुआ, दूसरा प्रहर हुआ। रात्रि में क्या करते थे, तो रात्रि में नक्षत्र देखकर कि नक्षत्र कहाँ पे पहुंचे, कौन सी स्थिति में है, उससे वो बोलते थे कि रात्रि का पहला प्रहर हुआ, तीसरा प्रहर हुआ। तो ये एक सामान्य ज्ञान है। जैसे आज हम घड़ी देखते हैं, बच्चे को सिखा देंगे देखो ये 3 बजे 4 बजे, तो उस तरह से उनके लिए बहुत कॉमन एक ज्ञान था जो हर हर किसी के पास उपलब्ध था। अब आपने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रश्न किया है, नक्षत्र। तो मैं एक बार क्विकली उसके लिए स्क्रीन शेयर करूंगा। तो नक्षत्र जो है उसका तिथि से कोई ऐसा खास संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब नक्षत्र अपनी जगह पर है, तिथि अपनी जगह पर है। बट नक्षत्र आज जो वर्तमान के पंचांगों में यूज होते हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको नोट करना चाहिए कि आज के पंचांगों में जो नक्षत्र लेते हैं वो लेते हैं 27 नक्षत्र, वास्तव में नक्षत्र है 28। और 27 नक्षत्र को भी किस तरह से लिया गया है, तो 27 नक्षत्र को 360 डिवाइड बाई 27 करके 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र ले लिया गया है पंचांगों में। इससे कई बार ऐसा होता है कि पंचांग में जो नक्षत्र है वो वास्तविक आकाश में नक्षत्र होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न किया उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सब अनइक्वल डिवीजन है। मतलब ये विशाखा जो है 2.7% है, अनुराधा सिर्फ 1.8% है। अब इसकी कितनी एग्जैक्ट डिग्रीज है वो सब एक डिफरेंट कैलकुलेशन है, और ये सब हमको आगम से भी मिला है और हमने कई हिंदू के शास्त्र भी पढ़े, उसमें क्लियरली उपलब्ध है। आज से कुछ वर्ष पूर्व भी आप जाएंगे तो काफी जो बड़े ज्योतिषज्ञ हुए हैं उन्होंने ये बात कही है कि नक्षत्र वास्तविक असमान है। बट हमारी जो कैलकुलेशन है उसको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि नक्षत्र रेगुलर यूज नहीं होते, हमने 13 डिग्री 20 मिनट करके इक्वल ले लिया नक्षत्र। इससे कई बार ये भी हो जाता है कि आपकी जो फलित है वो फलित भी गलत होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नक्षत्र के अंदर जब चंद्र होता है तो चंद्र का उस नक्षत्र के साथ योग कहते हैं। चंद्र भी अपने जो स्थान पर है वो मेरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, नक्षत्र भी कर रहे हैं, सूर्य भी कर रहे हैं। एक तीसरा प्रश्न मुख्य आपने ये पूछा कि ग्रहण। तो ग्रहण जो है, आज हमको काफी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने साइंस में बहुत डेवलप कर लिया है, अपने आप को बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बट वास्तव में हम देखेंगे तो उस समय के जो आर्किटेक्चर थे वो भी एस्ट्रोनॉमी से लिंक्ड थे। आज इंडिया के जितने बड़े बड़े आर्किटेक्चर से हम साउथ में देख ले, यहाँ पे अडालज की वाव है, साउथ के अंदर काफी सारे मंदिर है,
वो मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे तो वो एकदम स्पेसिफिकली एग्जैक्ट 0 डिग्री ईस्ट इंक्लाइंड है, सूर्य मंदिर है काफी सारे। तो जब हम पुरानी चीजें देख रहे हैं वो काफी एडवांस थी अपने लोगों से, हम काफी बैकवर्ड हो चुके हैं, बट ये हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आज जो एक प्राउड फील होना चाहिए, हमारे शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। RF गॉम्ब्रिज करके एक प्रोफेसर हुए, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। वो अपना एक आर्टिकल है उसमें लिखते हैं कि आज भारतीय को जो अपने कॉस्मोलॉजी के प्रति एक आदर भाव और एक जो रिसर्च के अंदर डीप में जाना चाहिए था, उन्होंने उसका उपहास कर दिया। इसी कारण से आज इंडिया ने सब जो बाहर का था अडॉप्ट कर लिया है, पर वास्तव में उल्टा हो रहा था। तो ग्रहण जो है वो चलता है सैरोस साइकिल से, और ये इंडियंस जो थे उनको काफी टाइम से पहले से पता था। आप नेट पे अगर लिखेंगे सैरोस साइकिल तो वो आपको बताएगा सैरोस साइकिल जो है वो लगभग आपका ये 18 वर्ष 11 दिन और कुछ 8 घंटे उस पे अभी रिपीट हो रहा है, मतलब उस हर उतने टाइम पर ग्रहण होता है। तो सैरोस साइकिल के बेसिस पे ग्रहण निकाला जाता है। अब इसके पहले जो एक प्रश्न था उससे इसका भी एक कनेक्शन है। तो ग्रहण जो होता है तो ग्रहण के 3 भाग है, मतलब एक तो उसका स्टार्टिंग, एक एंडिंग और एक बीच का मध्य है। तो मध्य में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो तिथि की समाप्ति है वो उसके मध्य पे होती है, ये काफी लोगों को पता नहीं है। तो जो ये भी एक प्रमाण मांगते हैं जब लोग की तिथि को हम लोग कैसे सही माने। तो ग्रहण का जो मध्य होगा आप हमेशा चेक करना, जब भी ग्रहण होगा या पास्ट में जो ग्रहण हुए हैं उसको आप उसका मध्य चेक करना, और उसी के साथ आप तिथि समाप्ति का समय चेक करना, मतलब क्योंकि तिथि समाप्ति या तो पूर्णिमा की होगी या अमावस्या की होगी। तो वो तिथि समाप्ति का जो एंडिंग है, मतलब तिथि समाप्ति जैसे 1 बजे हो रही है, तो ग्रहण का जो मध्य है वो ग्रहण का मध्य भी लगभग 1 बजे के आसपास होगा। ये भी एक प्रमाण है कि तिथि का चंद्रकला से संबंध है और तिथि वहीं पे समाप्त हो जाती है, उसके बाद दूसरी तिथि चालू हो जाती है। जी राजेश जी, आपको समाधान मिल चुका होगा। हाँ अ, हाँ, काइंडली जैसे कि ये अश्विन अश्विन भाई का नंबर भी शेयर कर दे तो आपकी हाँ मेहरबानी जी, होगी। आप सभी लोग द जैन फाउंडेशन से जुड़े रहिए, तो आपको वैसे जैन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा इनका कनेक्शन। और एक बात, आप श्री का परिचय हमने दिया ही है। द जैन फाउंडेशन के जो पॉडकास्ट, जो सेशंस हो रहे हैं, वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, उसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको इनका कनेक्शन दे देंगे। आप सभी अवश्य जुड़े। और बहुत ही रोचक अनेक विषयों को जो कवर कर चुका है, एवं अनेक जैन सिद्धांत, जैन परिचय एवं जैन तत्वों की महिमा, इसको विज्ञान के द्वारा, लॉजिक के द्वारा एवं अनेक महान व्यक्तित्व के धनी हमारे प्लेटफॉर्म में पधार चुके हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में जैन डायट, जैन शाला, जैन आयुर्वेदा यूनिवर्सिटीज में जो जैनिज्म कोर्स चल रहा है उसका भी हम हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो आपसे सभी से निवेदन है, आप अवश्य जुड़े रहिए। अश्विन जी ने आज जो अद्भुत सेशन लिया है जैन पर्वों की महिमा, उनको बहुत बहुत आभार। और जो भी सुनने वाले श्रोतागण हैं, आपका आप इतने आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आप और भी जुड़े रहिए और देखते रहिए। हमारे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी है जो बहुत सारे रील्स को कवर करता है जैन टॉपिक्स पर। और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर जुड़िए। और भी किसी को ऐसे तो पैनल पे बहुत सारे प्रश्न हैं, समय की मर्यादा हो चुकी है, तो हम प्रश्नों को ना लेते हुए किसी को और भी प्रश्न रहे तो पर्सनली आप जुड़ के अवश्य समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार। बहुत आप कुछ बहुत कहना बहुत चाहते हैं धन्यवाद। सभी को कि हम कैसे आगे से इस पे और काम कर सकते हैं, और इस विषय को समझकर हम कैसे अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। जी जरूर, मतलब सबसे पहले तो आपका, स्मिता जी, विपुल जी, सभी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और एक प्लेटफॉर्म दिया कि ये काफी लोगों तक पहुंच सके। तो जैन पर्व क्रांति एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैन पर्व क्रांति एक थॉट है जिसका उद्देश्य है कि हम लोग एक अनबायस्ड रिसर्च करें जो किसी सेक्युलरिज्म या फिर किसी परंपरा से जुड़ी ना हो, क्योंकि परंपरा का वास्तविक जो अर्थ है वो है कि जो हमने ज्ञान समझा है, सुना है, उसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, ना कि उसके अंदर अपना विचार या अपनी जो सोच है, अपनी मैं जो सही समझता हूँ उसको आगे लेके आना। तो हमने काफी जो रिसर्च करी वो खाली थियोरिटिकल नहीं है, इसीलिए हम उसको रिसर्च कह रहे हैं। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि आप इसी को स्वीकार करो, यही सही है, कोई आग्रह नहीं है इस पे। जल्दी हम लोग पुस्तक भी लेके आने वाले हैं, जैन पर्व क्रांति नाम से ही। और
इसमें काफी सारी डिटेल्स है कि कैसे जो वर्तमान में हम कैलकुलेशंस और सिद्धांत देख रहे हैं वो आगम में थी पहले भी, और कैसे जैन आगम की जो गौरवता है वो विश्व में हम लोग फिर से उसको प्रकट करना चाहते हैं कि ये सब हमें पता था और हम पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी अडॉप्ट कर लिया, हमको पता नहीं था। तो इसी का एक प्रयास है, और जल्दी ये चातुर्मास से पहले संभावना हम लोग इस पुस्तक को लेके आके काफी साधु भगवंतों को भी पढ़ने एवं अभिप्राय लेने भी भेजने वाले हैं, और काफी चर्चाएं भी हमारी पास्ट में हुई है। तो सभी से यही एक विनती है, क्योंकि आपने पूरा विषय भी सुना, तो कहीं ना कहीं आपका जो न्यूट्रल माइंडसेट है वो भी रहा होगा। तो इसी न्यूट्रल माइंडसेट को रखे, किसी परंपरा से अपने को अटैच नहीं करना है। कोई भी सिद्धांत तो उसको समझना है, और जितना हो सके न्यूट्रल होके चीजों को हमको समझना है, और पर्व की आराधना जितनी शुद्ध हो सकती है उतनी शुद्ध करनी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर बात थी कि हाँ, तिथि बन के आए, तिथि में न उलझते हुए इस विज्ञान को समझे, और इस विज्ञान को समझते अपने जीवन शैली को जैन धर्म से जोड़े, और जो है सात्विक जीवन को अपनाए। तो आप लोग जुड़े, सभी को आभार। तो इसी प्रार्थना से हम अंत करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीव मोक्ष जाओ, अरहम मैया अमृत को, सर्वता सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सो सम आदरो, खामी मी सब जीवे सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मृत्यु में सब भूए सु वैरम मच्छम न के। थैंक यू सो मच। एंडिंग द थैंक यू।